नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आप इस वर्ड से क्या है इसकी डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब जो हमारा राज्य है उसको कुछ क्या है निर्देश दिए जाएंगे जब वो नीति बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक नीति होती है और एक योजना होती है। दो वर्ड्स होते हैं, नीति और योजना। इनमें फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है? ये होती है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। और जो मेन इनके बीच में जो अंतर है वो क्या होता है, जो नीति होती है ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, शिक्षा नीति, भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति। ठीक है, वो तो क्या है, एक नीति है हमारी। ठीक है, लेकिन उस नीति को लागू करवाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे रोजगार नीति दे दी हमारी सरकार ने कि हम क्या है इतना रोजगार देंगे एक साल में, तो उसको लागू करने के लिए क्या आती है, हमारी योजना बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मनरेगा। मनरेगा में क्या है, उनको जो बेरोजगार हैं उनको कहा गया कि आपको साल में इतने दिन तो कम से कम रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, योजना। ठीक है, सबसे पहले तो फर्क यही समझना था कि हमें नीति और योजना में हमारा क्या फर्क है। फिर उसके बाद आता है कि हमारे कौन से भाग में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग 3 में दिए गए थे। और आर्टिकल कौन कौन सा आएगा हमारा, 36 से 51 आर्टिकल में इसको दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, वैसे संविधान में इसको क्या डिफाइन नहीं किया गया कि इसके प्रकार कितने हैं, लेकिन जो अध्ययन करता है उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है हमारा समाजवाद, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। अब इनको क्या है, अब समाजवादी क्या होता है, गांधीवादी क्या होता है, उदारवादी, इनको समझेंगे हम। आर्टिकल देखकर ये कैसे पहचाने, आर्टिकल देखकर हम कैसे पहचाने कि ये समाजवादी है या फिर गांधीवादी उदारवादी। आप ये समझने के बाद अच्छे से उस आर्टिकल को समझ सकेंगे। देखो, समाजवाद में हम कैसे समझेंगे, उसमें किसकी बात करेगा, वो स्त्री की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा, बच्चों की बात करेगा और क्या करेगा, यही बात करेगा, उसमें संसाधनों की बात करेगा। ठीक है, ये संसाधनों का बंटवारा अच्छी तरह होना चाहिए, इन सब की बात करता है हमारा समाजवाद। यानी कि जो कानून समाज को ध्यान में रखकर बनाए जाए उसको क्या बोलेंगे हम, समाजवाद। और गांधी जी आपको बताइए किसका फेवर करते थे, ग्राम पंचायतों का फेवर करते थे। और क्या करते थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इनका क्या करते थे फेवर, राम राज्य का फेवर करते थे वो, और अहिंसा। ठीक है, और क्या करते थे कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, राम राज्य हो गया। सहकारी समितियों का भी क्या करते थे, वो फेवर करते थे कि सहकारी समितियां होनी चाहिए। अब बात आती है उदारवादी तत्व कौन कौन से हैं हमारे, देखो कौन कौन से हैं। ये बात करता है हमारे समाज की, ये बात करता है कि कैसा होना चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, कुटीर उद्योग होना चाहिए, लघु उद्योग होना चाहिए, सहकारी समितियां होनी चाहिए। और जो उदारवाद है वो क्या कहता है कि ये समाज के साथ साथ क्या देखता है, दुनिया को भी देखता है, देशों को भी देखता है, जो दूसरे देश हैं उनको भी देखता है कि उनके साथ कैसे संबंध बनाने हैं, उनके साथ हमें रिलेशन कैसे रखने हैं, इसकी बात करता है। पर्यावरण की बात करता है हमारी कि पर्यावरण का ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। और किसकी बात करता है हमारा, ये संबंधों के लिए कि उनके साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, पर्यावरण के बारे में। और जो हमारे स्मारक हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये हैं, उनकी सुरक्षा कौन करता है, उनके लिए आर्टिकल कौन है, हमारे उदारवादी आर्टिकल उनको बोला जाता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्टिकल 36 क्या कहता है, ये तो सबको पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है हमारा, आर्टिकल 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। जो हमने आर्टिकल राज्य की परिभाषा पढ़ी थी हमने आर्टिकल 12 में, सेम टू सेम यही यहाँ पर भी वही परिभाषा दे रखी है। ठीक है, आर्टिकल 36 तो आते ही खत्म हो गया। अब आता है हमारा आर्टिकल
आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या है? जिस प्रकार हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आर्टिकल 13 में? आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा या फिर स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद का कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है? समीक्षा का अधिकार रखती है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार रखती है। इसी प्रकार आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि इसको कोर्ट द्वारा इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, यानी कि लागू नहीं करवाया जा सकता, कोर्ट द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये देश के मूलभूत उसमें ढांचे में क्या है? अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि जब राज्य क्या बनाएगी? विधि बनाएगी, तो इन नीतियों को लागू करवाने का कर्तव्य है किसका? राज्य का। नीति को लागू करवाने का कर्तव्य किसका है? हमारी राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, अगर राज्य कोई कानून बनाएगी तो ऐसे कानून बनाएगी कि जो ये नीति सिद्धांत है इनको लागू करवा सके। ठीक है, और फिर आता है हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए कि जो जन कल्याण के लिए उचित हो। राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जो जन कल्याण के लिए अच्छे हो, जनता की भलाई हो उनमें। ठीक है, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 18 का क्लोज 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 38 के भी कितने क्लोज हैं? 2 क्लोज है, आर्टिकल 38(1) और आर्टिकल 38(2). ठीक है, आर्टिकल 38(1) क्या कहता है? एक कहता है, क्या कहता है? इसको मिटा देती हूं मैं। आर्टिकल 38 का क्लोज 1 कहता हमारा कि राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए, क्या करना चाहिए कि जो न्याय है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर प्रतीत होता हो, और राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए आधार पर प्रतीत होता हो। ठीक है, मतलब क्या इस बात का कि राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारा न्याय है ना, वो पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक के आधार पर प्रतीत होता हो कि इस प्रकार हमने न्याय दिया है। और फिर आर्टिकल 38 का क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 38 का क्लोज 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो समाज में असमानता है ना, समाज में जो असमानता है उसको क्या है? दूर कर सके। जो ये गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, नीच है, ऊंच है, इनके बीच में जो असमानता है उनको खत्म कर सके, यानी कि जो पद है हमारा, हैसियत है, उसको खत्म कर सके, उसमें असमानता को दूर कर सके, उस ऐसे कार्य करने चाहिए हमारी राज्य सरकार को। वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 38 क्लोज 2 में। और ये कब जोड़ा गया? हमारे संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया था। अब आती है बारी हमारी आर्टिकल 39 की। ये आर्टिकल क्या है? बड़ा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हेल्दी आर्टिकल है। जिस प्रकार हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था, उसके भी क्लोजेस पढ़े थे, क्लोजेस के भी सब क्लोजेस पढ़े थे, उसी प्रकार क्या है हमारा आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, जिस प्रकार आर्टिकल 19 के क्लोजेस पढ़े थे उसी प्रकार 39 में ही है। ठीक है, और इस आर्टिकल को इतना पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी में लड़ाई होती है ना, वो कौन से आर्टिकल को लेकर होती है? हमेशा आर्टिकल 39 को लेकर ही होती है। ठीक है, ऐसा क्या है मैम इसमें? हमें बताओ ना क्या है, हम अभी जानेंगे क्या है इसमें। तो इसका सबसे पहले क्लोज आता है आर्टिकल 39(1). ये क्या कहता है
कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो स्त्री है और जो पुरुष है वो क्या है, अपनी आजीविका के साधन उनको क्या है, आजीविका के संसाधनों का पर्याप्त अधिकार हो, उनके पास क्या है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या है, आवश्यकता जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, कपड़ा रोटी मकान, वो उसको प्राप्त कर सके। राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 39 का क्लॉज 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि समाज में जो संसाधन है ना, समाज में संसाधनों का बंटवारा, संसाधनों का स्वामित्व और उचित वितरण होना चाहिए। संसाधनों का क्या होना चाहिए, उचित मालिकाना हक होना चाहिए और उचित ही क्या होना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी एक बंदे के हाथ में दे दिया, फिर कुछ लोगों के हाथ में दे जो अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी राज्य सरकार को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो संसाधन है उनका उचित स्वामित्व हो सके और उचित वितरण हो सके, ठीक है। और फिर आता है हमारा आर्टिकल 39 का पार्ट 3 क्लॉज 3, या फिर इनको ए बी सी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि जो अर्थव्यवस्था है अर्थव्यवस्था में जो धन है और जो उत्पादन के साधन है, धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी क्या नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण का निषेध होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हमारा देश है उसमें एक वो है, कंपनी है जियो की, ठीक है। वो क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, ठीक है। वो क्या होगी, एक व्यक्ति के पास होगी। वो आर्टिकल 39 के क्लॉज सी के खिलाफ है। वो क्या है, आर्टिकल 39 सी या 3 कह सकते हैं हम इसको, इसके खिलाफ है, क्योंकि हम क्या है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या नहीं दे सकते, केंद्रीकरण नहीं कर सकते, उसका क्या है, इसमें मनाही की गई है, ठीक है। इसी बात को लेकर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार क्या होते हैं, केसेस होते हैं कि अर्थव्यवस्था में धन और जो उत्पादन के साधन है उसमें क्या है, अहितकारी केंद्रीयकरण नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति के पास ऐसी कंपनी नहीं देनी चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए कि जिसके पास स्कूल है ना वो कॉलेज नहीं खोल सकता, जो कॉलेज है उसके पास यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता। ऐसी सरकार की क्या होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, ताकि लोगों के हाथों में क्या जा सके, रोजगार जा सके और लोगों को भी कार्य करने का अवसर प्रदान हो, ठीक है। आर्टिकल 39(4) क्या कहता है हमारा, ये आर्टिकल ना बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। कैसे समान वेतन कैसे दिया जाना चाहिए समान काम के लिए समान वेतन आर्टिकल 39(4) में दिया गया है। समान वेतन कैसे दिया जाना चाहिए, आप सोचते होंगे कि मैम ऐसा थोड़ी है कि लेडीज को कम सैलरी दी जाती है और जेंट्स को ज्यादा दी जाती है। ऐसा ही है, गांव में तो ऐसा ही होता है कि उनको एक दिन की जो दिहाड़ी दी जाती है वो पुरुषों को ज्यादा दी जाती है, महिलाओं को कम दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाएं कम काम करती हैं। लेकिन अगर वही महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर दे तो क्या है, उनको सजा हो सकती है। एकमात्र डीपीएसपी ऐसा है जिसके खिलाफ क्या रिट जारी की जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में क्या जारी कर सकते हैं, हम अपनी रिट जारी कर सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 39(4) का या फिर 39(d) का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। शायद आपको ये बात पहली बार पता चली हो। आर्टिकल 39 क्लोज ई यानी कि क्लोज 5 या फिर इसको हम ई भी बोल सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति को, स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चा हो, क्या है, इनको काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझ सकते हो, जैसे
जो व्यक्ति नमक निकालने का कार्य करता है समुद्र में से, तो उनकी जब डेथ होती है ना, तो उनके पांव जलते नहीं हैं। क्यों नहीं जलते? क्योंकि उनके पांव ऑलरेडी गल चुके होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या पुरुष या बच्चा कहता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना, तो उसके लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम ये काम करना ही पड़ेगा, या फिर उन बच्चों की उम्र नहीं है वो काम करने की, अगर वो करवाते हैं तो वो क्या दंडनीय अपराध होगा उसके लिए, ठीक है। और आर्टिकल लास्ट है हमारा 39 का क्लोज 6 या फिर एफ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि बच्चों को गरिमा के साथ, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना, अवसर देना, और क्या है? शोषण से बचाना उनको, शोषण से बचाना। ये हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 39 क्लोज ई यानी कि क्लोज 5 में आता है, ठीक है। 6 में आता है ये हाँ ये 6 में है। तो बच्चों को ये गरिमा के साथ विकास करना, मतलब उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए, और क्या है वो अपना विकास अच्छी तरह करे। इसके लिए राज्यों को क्या करना चाहिए? ऐसे कार्य करने चाहिए। और फिर लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 39 का पार्ट के ए पार्ट जिसको बोलते हैं। ये तो सब क्लोजेस पढ़ लिए। ये जैसे हमने आर्टिकल 21 ए अलग से पढ़ा था ना, उसी प्रकार क्या है हमारा आर्टिकल 39 का भी के पार्ट कह सकते हो या फिर ए पार्ट कह सकते हो, कैपिटल ए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक, निःशुल्क क्या होनी चाहिए? हमारी विधि होनी चाहिए। और इसमें क्या बताया गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए, कि समान अवसर के आधार पर हमें न्याय देना चाहिए। समान अवसर के आधार पर इसमें बात की गई है कि सबको समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए? जो हमारी फ्री विधिक सहायता है, विधिक सहायता हेल्प करनी चाहिए, फ्री जो विधिक सहायता है वो दी जानी चाहिए। विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। हमारी राज्य सरकार क्या है, उसको क्या करना चाहिए कि जो समान अवसर है उसका न्याय देना चाहिए, और फ्री में निःशुल्क क्या करनी चाहिए? विधिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि क्या नहीं हो सके, ताकि गरीबों को अन्याय का सामना न करना पड़े, वे अन्याय का शिकार न हो, ठीक है। ये कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 39 का के पार्ट 39 का ए पार्ट क्या कहता है कि सरकार को या फिर राज्य सरकार को ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो उनकी विधिक प्रोसेस है, जो कि विधिक सहायता है वो फ्री करनी चाहिए, ताकि जो गरीब हैं वो क्या है अन्याय का शिकार न हो, ठीक है। आज की कक्षा में हमने जाना आर्टिकल 36 से 39। इससे आगे कक्षा में हम जानेंगे इससे आगे वाले आर्टिकल। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बात और रहेगी, जो हमने आर्टिकल 19 का पार्ट डी पढ़ा था ना कि समान काम के लिए समान वेतन, इसके लिए हम रिट जारी कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों कर सकते हैं? पहले नहीं था, लेकिन एक केस हुआ था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ केस हुआ था 1982 में। इस केस के बाद ही क्या है, हम वहां पर रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।